हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत तगड़ी तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी के लिए कह रहे हैं एकदम चपुआ वाला चौचक वाला गुरुदेव 24 फरवरी के दिन एकदम छपने वाला हिंदी का पेपर। जी हाँ, पूरे पूरे हिंदी का पेपर। अब मैं क्या करूँ सर, इसमें सॉल्व कर दूंगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा। सबसे पहले अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और हाँ, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। एक चीज और, आपका कल बोर्ड परीक्षा है। आज आपको वो सीट सर मिल जाए जहां सर पेपर फंसेंगे तगड़े वाले, तो सर उसके लिए महाभारत बैच है मात्र 101 रुपए में। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके एक बार ट्राई करिएगा। पीडीएफ के साथ में साथ साथ सेट सभी विषय बनाए, चाहे आप हिंदी से हो या फिर साइंस से हो। ठीक, चलिए सर, यहाँ पे आपको जो टाइमिंग मिलने वाला है सर 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। 100 नंबर का पूर्णांक होने वाला है सर। पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, बट गुरुदेव 33 तो इसी आ जाएगा। मेन तो हमारा टारगेट है 100 में 100। और सर ये पेपर कोड होता है। ठीक, कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि जैसे कि आपके जो प्रारंभ के 15 मिनट रहने वाले हैं, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा। सबसे पहले खंड क रहने वाला है, जो कि आपका 50 अंकों का रहेगा। सर कितने नंबर का रहेगा सर? 50 नंबर का रहने वाला है। जैसे आप यहाँ पे पहले का क प्रश्न है, क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है सर कवि वचन सुधा। ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है सर जी? कवि वचन सुधा है। क्या है? कवि वचन सुधा है। अगला यहाँ पे है, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं सर। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक यहाँ पे कौन सर? रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं, या फिर विद्या निवास मिश्र हैं। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है जो है यहाँ पे, वो है यहाँ पे रंगभूमि उपन्यास के लेखक सर। तो प्रेमचंद्र जो भैया हैं, ये हमारे रंगभूमि उपन्यास के रचयिता हैं। बोले तो गुरुदेव क्या है? लेखक हैं। ठीक, अगला यहाँ पे सर घ वाला प्रश्न है कि कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। क्या भैया? शिव प्रसाद सिंह कर्मनाशा हार की कहानी के क्या है सर जी? लेखक हैं। कौन है भैया? लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला यहाँ पे भैया प्रश्न है, अंगा वाला क्या है यहाँ पे? राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव सर्गवाल किस निबंध संग्रह से लिया गया है भैया? पृथ्वी पुत्र से लिया गया। जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध है, यह वासुदेव सर्गवाल की किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो यह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो जो भैया गिरिजा कुमार माथुर हैं, गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, ये हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। तो गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि माने जाते हैं भैया? ये हमारे आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। किस काल के कवि माने जाते हैं? आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। अगला सरखा वाला प्रश्न यहाँ पे, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। जो केदारनाथ अग्रवाल हैं, यह प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि सर कौन माने जाते हैं? केदारनाथ अग्रवाल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लहर काव्यकृति के रचनाकार कौन है भैया? महादेवी वर्मा है। लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अगला है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो उर्मिला का जो विरह वर्णन है, यह साकेत के 9वें सर्ग में है। किस सर्ग में है भैया? तो 9वें सर्ग में है। अगला यहाँ पे अंग वाला प्रश्न है, क्या है? परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो जो परिवर्तन है, सुमित्रानंदन पंत जी की है। परिवर्तन किस कवि की रचना है? परिवर्तन जो है, याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। परिवर्तन किसकी रचना है भैया? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। उसके बाद आपका आएगा सर गद्यांश। ये जो गद्यांश रहेगा, ये आपका कितने नंबर का रहेगा सर? 10 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहेगा? 10 नंबर का रहने वाला है। और इम्पोर्टेंट वाला सर है, इम्पोर्टेंट वाला सर पेपर में आएगा, आप छाप दीजिएगा, बाकी और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक सर, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे गद्यांश, ध्यान दीजिएगा, गद्यांश है, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चीर जीवन आश्रित रहता है। और इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसी से ही या उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है, और स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को क्या करता है सर जी? सूचित करता है। सबसे पहले सर, ये कहाँ से लिया गया है? और इसके सर लेखक या बोले सर कवि कौन है? सर लेखक कौन है? तो इसको सर
ढूंढने का सबसे तगड़ा तरीका मैं आपको करेजा बता दूं, बहुत सिंपल वाला, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सर यहाँ पे क्या है, भूमि है, यहाँ पे जन है, यहाँ पे राष्ट्र ही जब सर आपको दिखाई दे गया तो राष्ट्र किस रूप से लिया गया है और उसके लेखक वासुदेव सरगर्वाल जी हैं। दैट्स ऑल मैटर। और आपको कुछ भी ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम है, लिमिटेड टाइम में जल्दी से जल्दी हमें कवर करना है, ठीक। तो लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम। तो प्रस्तुत गद्यांश का पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक भैया कौन है, वासुदेव सरगर्वाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है भैया, यहाँ से यहाँ तक है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। अब इसी को सेम टू सेम लिख दीजिएगा, 1 नंबर, या इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पेपर में मिलने वाले हैं। ये बात अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो मनुष्य इस धरा को अपनी माता मानकर उसका सत्कार करते हैं उन्हें ही उसका संपत्ति अर्थात पृथ्वी के गर्भ में संचित कोष को पाने का अधिकार होता है। वही जन पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकारी है। अगला यहाँ पे आपका ग वाला कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है। तो स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम प्रेम पुत्र के अधःपतन को क्या करता है सर जी, सूचित करता है। अगला प्रश्न है भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। तो यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। सर मैंने कैसे ढूंढ लिया, अब जहां पे दृढ़ बंधन शब्द दिखाई दे वही इसका आंसर है। सर यहाँ देखिए दृढ़ बंधन है ना, तो लिख दीजिए यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। दैट्स ऑल मैटर। और आपको कुछ भी करने की अलग से जरूरत सर नहीं है, अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आप क्या लिख देंगे, यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। उसके बाद यहाँ पे है दृढ़ भित्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखिए। तो दृढ़ भित्ति का अर्थ क्या होता है, मजबूत दीवार, और निष्कारण का अर्थ क्या होता है, बिना किसी कारण के। निष्कारण का अर्थ क्या होता है, बिना किसी कारण के होता है। उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर सर क्या है अपना, जो चौथा नंबर सर जी वो है अपना पद्यांश। क्या है पद्यांश, सर पद्यांश क्या है यहाँ पे, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उस उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी, जय की पताका राख छड़िक पतंग की है अमर, दीपक की निशानी है तुझे अंगार सैया पर, मृदुल कलियां बिछाना जाग तुझको दूर जाना। सबसे पहले यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पूछा गया है, क्या है कि भैया पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये करिएगा, ठीक ना, आपको दे रहे हैं टास्क, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्षणिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। उसके बाद है तुझे अंगार संज्ञा पर मृदुल कलिया बिछाना, इस पंक्ति में एक और अलंकार है, और दृढ़ और पताका शब्दों का एक आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 आपके पेपर में आएगा। सर क्या आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम 80 शब्दों में आंसर देना है। सर 5 नंबर का आएगा। सर कौन कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वासुदेव सरगर्वाल है। कौन भैया, वासुदेव सरगर्वाल है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे है वासुदेव सरगर्वाल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉक्टर वासुदेव सरगर्वाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही बीता। इन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा इन्होंने क्या किया भैया, उत्तीर्ण किया। और इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शोध प्रबंध भी प्रस्तुत किया। बाद में डीलिट भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया और हिंदू विश्वविद्यालय से पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और आचार्य रहे। आगे लिखेंगे पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का इन्होंने गहन अध्ययन किया और हिंदी साहित्य एवं पुरातत्व के ज्ञाता इस विद्वान ने सन 1967 में इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया। इनकी प्रमुख कृतियां नोट कर लीजिए। वासुदेव सरगर्वाल की प्रमुख कृतियां जैसे निबंध संग्रह भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, वागन धारा, समीक्षा, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत, कालिदास मेघदूत की संजीवनी व्याख्या और सूत्रग्रंथ, पाणिकालीन भारत। इनकी भाषा शैली डॉक्टर वासुदेव सरगर्वाल की शुद्ध और परिष्कृत इनकी खड़ी बोली भाषा शैली थी, ठीक। उसके बाद ख नंबर वाला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डाले, अधिकतम शब्द 80 शब्द देना है। मैथिली शब्दगुप्त, जयशंकर प्रसाद, और यहाँ पे कौन है भैया, अज्ञेय है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का हमें लिखना है। साहित्यिक परिचय डालिए, जीवन परिचय कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय,
जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और उनके पिता के बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। ठीक आगे लिखेंगे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी के किंग्स कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहाँ संस्कृति, हिंदी, उर्दू, फारसी और फारसी का अध्ययन किया और 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कला घर के नाम से ब्रजभाषा में एक समया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया और इन्होंने वेद पुराण, इतिहास पुराण, साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया और वे नागरिक प्रशासनिक सभा के उपाध्यक्ष भी रहे और क्षय रोग से 15 नवंबर 1937 ईस्वी को प्रातःकाल 47 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया सर, देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं नोट कर लीजिए सर, कौन कौन सी हैं। जैसे कामायनी है जो कि महाकाव्य है, उर्वशी है, चंपू काव्य है, चंद्रगुप्त मौर्य एक नाटक है, सुकुच्छावास एक कविता है, प्रेमराज सज्जन जो कि एक नाटक है, कल्याणी परिणय जो कि एकांकी है, अजात शत्रु नाटक है, कामना एक नाटक है, आंसू काव्य है, जन्मेजय कनाग एक नाटक है, प्रतिधुन कहानी संग्रह है, एक घूंट क्या है, एक एकांकी है, आकाशदीप क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे छठा नंबर वाला सर क्या है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी कथा वस्तु का सार लिखिए अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में आंसर करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य, क्या लिखेंगे, अमरकांत कृत बहादुर की का उद्देश्य समाज की विद्रुपता और उसके चरित्र का सटीकता के साथ उजागर करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के अमानवीय रूप से दर्शन कराना तथा उसे सहानुभूति से विजित करना है। शोषितों के प्रति मानवता और प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है और लेखक का मध्यवर्गीय परिवार घर से भागकर आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण करता है और झूठे दिखावे और शान शौकत के लिए बहादुर को क्या करता है भैया, नौकरी पर रखता है और निर्मला का लड़का किशोर उस पर रौब जमाता है तथा उसे बात बात पर मारता पीटता है और ये क्रियाकलाप मध्यवर्गीय परिवार की शोषक मानसी को अभिव्यक्त करते हैं और बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीकों से महसूस कराते हैं। वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस प्रकार एक छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्यम वर्गीय परिवार सत्कर्मों के आवरण के पीछे दुष्कर्मों और शोषण की निष्कृष्ट श्रृंखला को छिपाए रखते हैं, यही प्रकट करना इस कहानी का उद्देश्य है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर 100 पठित खंड काव्य, ये आप अपने जिले के अनुसार करिएगा। जैसे यहाँ पे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, स्वर्ण कुमार है, इसको सर मैं आपको अपने जिले के अनुसार लिखने के लिए बोलूंगा। और साथ ही हमारा जो आने वाला कमिंग, जैसे 10 दिन बचेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए ना, तो हम लोग लाइव पीटेंगे, तो उसमें आप हम सब ये करवा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे है सर ये संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश तैयार कर लीजिएगा सर। 14 नंबर है, 14 नंबर तगड़े वाले हैं, एकदम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। कहाँ से है यहाँ पे, याज्ञवल्क्य से लेकर कहाँ तक भैया, यहाँ पे प्रियम भवती तक है। आप कहेंगे गुरुदेव इसका एक एक मीनिंग बता दीजिए। देखिए भैया मुझे इतनी अच्छे से संस्कृत के नहीं आते अर्थ, तो दिन हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इसका मेन बता सकता हूँ। जैसे सबसे पहले संदर्भ, तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद लिखेंगे याज्ञवल्क बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। न ही मैत्रेयी, पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, वरन अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होते हैं। न ही सभी की कामना से सब प्रिय होते हैं, वरन अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर, यहाँ पे दिए गए पद्यांशों में से एक का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे काव्य शास्त्र से लेकर कहाँ तक है, कलहेनवा तक है, ठीक है ना। इसका संदर्भ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे भैया, हिंदी अनुवाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो सर संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका सुभाषित रत्नायन नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद लिखेंगे, अर्थात बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र अर्थात पठन पाठन में व्यतीत करते हैं, वही मूर्ख लोगों का समय व्यसन और निद्रा और कलह में बीतता है। अथवा वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, पर अच्छे कार्य हन परम प्रत्यक्षते प्रियवादिनम
वर्जते से लेकर कहाँ तक पयोमुखम। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद लिखेंगे, पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे हुए घड़े को छोड़ देना दिया जाता है। उसके बाद आपका आएगा सर जी, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ कंगन को आरसी का, अपना उल्लू सीधा करना। तो सबसे पहला यहाँ पे है हाथ पीले करना अर्थात शादी करना। वाक्य प्रयोग, ऋचा की माँ ने उसके हाथ पीले कर दिए। 9 2 11 11 होना यानी डर कर भाग जाना। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखते ही बदमाश 9 2 11 हो गया। उसके बाद है हाथ कंगन को आरसी के अर्थात बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना। वाक्य प्रयोग, कबीरदास कबीरदास के जो हाथ है वो हाँ मतलब कबीरदास, ये थोड़ा सा मिस्टेक, इसको हटा दीजिएगा। अगला यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। सुदामा ने गुरु माँ के दिए गए चने कृष्ण को न देकर खुद चबा कर अपना उल्लू सीधा किया। उसके बाद आपके पेपर में आएगा अपठित गद्यांश। मैं आपको इसको वन शॉट में करवा दूंगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता मत करिएगा, मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद अगला यहाँ पे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। अविराम अभिराम, तो अविराम मतलब बिना रुके, अभिराम मतलब सुंदर होता है। अन्न और अन्य, अन्न मतलब अनाज, अन्य मतलब क्या होता है सर, दूसरा होता है। उसके बाद ख वाला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। काल, जड़ और चपला। तो काल मतलब समय और क्या होता है, मृत्यु होता है। जड़ मतलब मूर्ख और मूल होता है। चपला मतलब लक्ष्मी और क्या होता है सर, विद्युत होता है। उसके बाद ग वाला यहाँ पे है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय कहलाता है। जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं सर जी, हम लोग अजेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजेय बोलते हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं सकुल पूर्वक हूँ, मैं पानी पी लिया हूँ, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, मैं कुशल पूर्वक हूँ, मैंने पानी पी लिया है, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, अवकाश देने का कृपा करें। उसके बाद आपके पेपर में आगे यहाँ पे क्या है, रस छंद अलंकार। तो यहाँ पे है वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। यहाँ पे वीर रस का लक्षण लिखिए, मतलब वीर रस की परिभाषा क्या लिखेंगे, जब युद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में सा नामक अस्थायी भाव परिपक्व होता है या प्रकट होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद विलोचन बाहू, भरत ही साह समाज उछाहू मिलहि, राम मिटे ही दुख दाहू। उसके बाद यहाँ पे अगला है अलंकार। क्या है यहाँ पे, श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा से उदाहरण लिखिए। श्लेष अलंकार क्या होता है, जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे तुम कौन धा पाठ पढ़े, हाँ कहाँ मन लेहु पै देहु छटांग नहीं। अगला यहाँ पे चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे सर चौपाई छंद का यहाँ पे सबसे लिखेंगे लक्षण, क्या लिखेंगे, यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होते हैं और चरण के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होते। उसके बाद 13 नंबर है, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। सबसे सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, आप एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा, सेवा में जीजीआईसी प्रबंधक प्रयागराज उत्तर प्रदेश विषय विद्यालय में नियुक्ति हेतु पत्र। तो लिखेंगे, महोदय सेवा में शिविर निवेदन करता हूँ कि मैं भैया बीए एमए पास कर लिया हूँ और मैंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, इतने सालों का अनुभव, अपना अनुभव शेयर करिएगा। उसके बाद जो मन में आगे लिख दीजिएगा, एग्जाम में इतना ही देखेगा, लास्ट में लिख दीजिएगा, आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस प्रार्थना पर पत्र पर विचार करने की महान कृपा करें। धन्यवाद। बहुधी अवसर सोहबतियाबाद प्रयागराज। उसके बाद यहाँ पे आपका निबंध आएगा। निबंध सर क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा से निबंध लिखिए। साहित्य और समाज का अंतः संबंध, महंगाई की समस्या कारण और निवारण, कृषक जीवन की त्रासदी, जलवायु परिवर्तन का मौसम पर प्रभाव और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे महंगाई वाला लिखेंगे। क्या करें यहाँ पे सर, महंगाई वाला क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या लिखेंगे, महंगाई जो आम भाषा में बढ़ती हुई लागतें कही जाती है, एक आर्थिक समस्या है जो अक्सर एक समाज में चरम पर पहुंच जाती है और इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं जिनमें विभिन्न अर्थशास्त्री, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होते हैं। भैया महंगाई के क्या क्या कारण है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, सबसे पहला जो कारण है मुद्रास्फीति है, यानी मुद्रास्फीति का असमान और अनियमित होना महंगाई का प्रमुख कारण हो जाता है।
जब किसी देश की मुद्रा की मूल्य कम होती है तो वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होती है। आपूर्ति और मांग का असंतुलन यानी कि आपूर्ति मांग के असंतुलन से भी महंगाई बढ़ सकती है। अगर किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा का मांग बढ़ती है तो उसकी आपूर्ति कम होती है और उसका मूल्य बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे भैया ऊर्जा के मूल्य में वृद्धि। इसमें क्या लिखेंगे ऊर्जा स्रोतों के मूल्य में वृद्धि भी महंगाई का कारण बन जाता है, क्योंकि यह विभिन्न उद्योगों और व्यक्तियों के सीधे पर्याप्त रूप में प्रभावित करती है। अगला है महंगाई के निवारण। जैसे मुद्रास्फीति है, सरकारें मुद्रा को नियंत्रित करके महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीतियों को स्थापित कर सकती हैं। और ऊर्जा परि अ, परि प्राप्त स्वतः ऊर्जा स्रोतों का विकास और प्रचार प्रसार महंगाई को कम करने में मदद करता है। उसके बाद लिखेंगे आपूर्ति और मांग का संतुलन, अर्थात इसमें लिखेंगे कि सरकारें आपूर्ति और मांग के संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयुक्त नीतियां अपना सकती हैं। फिर लास्ट में लिखेंगे उपसंहार, अर्थात महंगाई के समाधान में सफलता प्राप्त करने के लिए समझदारी से तैयार की गई नीतियों का आवश्यकता होती है, जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझकर उचित दिशा में कदम बढ़ाती है। ठीक, तो ये रहा आपका हिंदी भैया 24 फरवरी को एकदम छपने वाला सर पेपर, और इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा और मैं भी आपको कई सारे सेट प्रोवाइड करवा दूंगा। आपका तैयारी हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो भैया चैनल को करिए सब्सक्राइब, और इसका पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।